नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि 152 साल के बाद देशद्रोह के कानून के खात्मे की आज शुरुआत हो गई। सरकार की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि जब तक सरकार इस कानून के बारे में फाइनल फैसला नहीं करती, तब तक 124A के तहत राजद्रोह के केस दर्ज नहीं होंगे। जिन लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज हैं, वो भी अदालत में राहत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि सरकार अंग्रेजों के जमाने में बने 152 साल पुराने इस कानून पर फिर से विचार करना चाहती है, इसकी समीक्षा करना चाहती है। इसके बाद अदालत ने सरकार से पूछा था, जब तक सरकार इस कानून पर फैसला नहीं ले सकती, तब तक क्या राज्यों को और केंद्रीय एजेंसियों को इस कानून के तहत मामले दर्ज करने से रोका जा सकता है। इस पर केंद्र की सहमति मिलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि 124A के तहत FIR दर्ज नहीं होंगी। अब अगले 1.5 महीने में सरकार इस कानून को रिपील करने की दिशा में कदम उठाएगी या इसमें बदलाव करेगी या फिर इसकी जगह कोई दूसरा कानून लाएगी। लेकिन 124A अब नहीं रहेगा, इतना तय है। हैरानी की बात है कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, जब आजादी मिलने वाली थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कानून को खत्म करने के हिमायती थे, लेकिन कानून खत्म नहीं हुआ। आज सारी पार्टियां कह रही हैं एक कानून काला कानून है, इसे खत्म होना चाहिए, रिपील होना चाहिए। सवाल है, इसके बावजूद कानून आजादी के 75 साल बाद तक खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका सवाल, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। इस कानून का किस तरह दुरुपयोग हुआ, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हैरत की बात यह कि सिर्फ राजनीतिक दलों ने नहीं, सामाजिक संगठनों ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर 50 साल पहले चिंता जताई है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने 124A के बारे में, देशद्रोह के कानून के बारे में क्या कहा था, आज यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कानून के जानकारों की इसके बारे में क्या राय है और अब राजनीतिक दल कैसे इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर, ममता बनर्जी का कार्टून बनाने पर देशद्रोह का चार्ज लग गया। सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर देशद्रोह लगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराने राजद्रोह के कानून के खिलाफ मोदी सरकार के रुख को सही ठहराया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अपने आदेश में कहा, उन्हें उम्मीद है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की दफा 124A के तहत अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस सेक्शन के तहत कोई सेंट्रल एजेंसी या राज्य की पुलिस कोई नया केस दर्ज नहीं करेगी, यह भी उन्हें उम्मीद है। अगर किसी के खिलाफ IPC के सेक्शन के तहत केस दर्ज किया जाता है तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है और अदालतें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आधार मानकर अपना फैसला दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस 124A यानी देशद्रोह के आरोप में दर्ज किसी भी मुकदमे में कोई सुनवाई, कोई तफ्तीश, कोई अपील अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार ने कानून के इस प्रावधान की समीक्षा की बात कही है, तो इस मामले में राज्यों को और भी निर्देश जारी कर सकती है और वो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के दायरे में हो। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जुलाई महीने में करेगा, यानी कम से कम जुलाई महीने तक देश में देशद्रोह के कानून के तहत कोई नया केस दर्ज होने की उम्मीद बहुत कम है। कानून के जानकारों ने इसका स्वागत किया। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन पर देशद्रोह के आरोप हैं और सरकार को भी इस बात का मौका मिलेगा कि वो इस कानून के पुराने प्रोविजंस को हटा सके। आरोप लगता था कि राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है, और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है, जिसमें एक सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन जरूरत है। देशद्रोह का कानून अंग्रेजों ने बनाया था। नेहरू जी इस कानून को खत्म करना चाहते थे, कर नहीं पाए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इससे और कठोर बना दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। सियासी विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए 124A का मिसयूज खूब हुआ। हाल ही में इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार ने राजद्रोह का केस लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा को रद्द करने के लिए कई पिटीशन फाइल की गई थी, और जब सरकार ने सहमति दी, सरकार ने कहा वो इस कानून को रिव्यू करना चाहती है, इसकी समीक्षा करना चाहती है, पुनर्विचार करना चाहती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ये कानून एक ऐसा था जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही उस पे दबाव पड़ता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट 124A के तहत हो रहे थे, इसलिए ये होल्ड पे रखना एक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने सेंटर ने एफिडेविट दिया था कि वो इसको रिविजिट करना चाहते हैं, तो सेंटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको रिविजिट कर सकें। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कानून है क्या, इसका इतिहास क्या है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A को ही बोलचाल की भाषा में राजद्रोह के खिलाफ कानून कहते हैं। इस दफा के मुताबिक जब कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर इशारों, तस्वीरों, वीडियो, कार्टून या किसी और तरीके से लोगों के बीच नफरत फैलाता है या लोगों को सरकार की मुखालफत के लिए उकसाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ दफा 124A के तहत मुकदमा दर्ज होता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद भारत में 1860 में इंडियन पीनल कोड लागू किया। राजद्रोह की दफा आईपीसी में 1870 में जोड़ी गई। इसका मकसद अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले, आजादी की मांग करने वालों को चुप कराना था। बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक हजारों स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स इस कानून के तहत कई कई साल तक जेल में रहे। लेकिन आजादी के बाद भी यह कानून खत्म नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1951 में पंजाब हाई कोर्ट और 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेडिशन के सेक्शन को असंवैधानिक करार दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। लेकिन 1962 में बिहार सरकार वर्सेस केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही राजद्रोह की धारा को संवैधानिक रूप से सही ठहराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए कई कंडीशंस लगाई, लेकिन राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट की भावना का ख्याल नहीं रखा। इस कानून का जमकर बेजा इस्तेमाल हुआ, जुल्म के लिए इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, मोदी सरकार ने वो कदम उठाया है जो 75 साल पहले उठाना चाहिए था। मुकुल रोहतगी ने पूछा कि आजाद भारत में अंग्रेजों की गुलामी वाले कानून की क्या जरूरत है। This section was introduced in the Indian Penal Code more than 100 years ago by the British who were ruling India. So idea of the British in bringing this provision was to put down the natives being the Indian population.
that they should not get together and try to overthrow the British government. So this was a colonial piece of legislation where the idea was that nobody should overthrow the imperial government by force, by violence. That was why this section was brought in. I think it has lost all significance because India is a sovereign, independent nation and there is no case of any overthrow with violence. The overthrow of a government in today's times can be by democratic means. And though the Supreme Court has upheld this judgment, upheld this provision in 1962 in Kedar's case, I think time has come to have a relook and probably the government will do well to repeal this section, failing which I think the court may even strike down the section. मुकुल रोहतगी ने ठीक कहा, इस कानून की क्या जरूरत है? अंग्रेजों के बनाए इस कानून को हम 152 साल से ढो रहे हैं। यह कानून अंग्रेज खुद अपने देश से हटा चुके हैं। ब्रिटेन ने यह कानून 2009 में खत्म कर दिया था। अमेरिका में राजद्रोह का कानून है, लेकिन वहां इस कानून का मिसयूज नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2010 में कानून से राजद्रोह शब्द हटा दिया है। न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे मुल्कों ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन हमारे देश में यह लागू है और लागू ही नहीं है, इसका मिसयूज जमकर होता है, खुलकर हो रहा है। फिगर्स देखिए, फिलहाल 124A के तहत 800 से ज्यादा केसेस देश भर में चल रहे हैं और जिसमें 13,306 लोग जेलों में बंद हैं। 2010 से 2021 के बीच सिर्फ 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जेस प्रूफ हो पाए। कन्विक्शन रेट 0.1% से भी कम है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक 2014 से 2019 के बीच देश भर में 548 लोगों को राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से केवल 6 आरोपी ही दोषी साबित किए जा सके। इस कानून का दुरुपयोग 75 साल से हो रहा है, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 124A के मामले में FIR दर्ज न कराने की उम्मीद जताई तो कांग्रेस ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया। राहुल ने कहा, सच कहना राजद्रोह नहीं, सच को कुचलना राजहट है। और इसके बाद राहुल गांधी की बात को कैमरे पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, यह देशद्रोह नहीं हो सकता। और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। कांग्रेस 2019 में यह कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है, लोगों की आवाज उठती रहेगी। राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, उनके शब्द खोखले हैं। किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस का तो इतिहास ही लोगों की जुबान पर ताला लगाने का रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने वाला संविधान का पहला संशोधन नेहरू सरकार लेकर आई थी। इंदिरा गांधी को तो अपने विरोधियों की आवाज कुचलने के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए 50 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। किरेन रिजिजू ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने ही 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया। रिजिजू ने कहा कि आज जो कांग्रेस राजद्रोह के कानून पर रोक का स्वागत कर रही है, उसी के राज में 2012 में कुदनकुलम एटमी प्लांट का विरोध करने पर एक साथ 9,000 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करेगी और आम नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत करेगी।
सरकार ने अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी थी। अब कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मोदी सरकार इस कानून की समीक्षा करेगी। We have made our position very clear, and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other, and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ऐसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अदालत ने सरकार के खिलाफ कोई फैसला दिया हो। महबूबा मुफ्ती ने तो गजब कर दिया। महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सही है, लेकिन मुश्किल यह कि बीजेपी और केंद्र सरकार इस तरह के फैसले को सम्मान तो करे। महबूबा ने कहा कि अगर हालात न बदले तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि अगर ये जो इसी तरह हमारा जो मुल्क चलता रहा कि किसी ने भी बात की नहीं होती, सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई स्टूडेंट कोई बात करता है तो सेडिशन चार्जेस लगाते हैं। एक्टिविस्ट बात करता है तो सब पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं है। अगर ये इसको रोकेंगे नहीं अभी, तो जो हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं उससे बदतर हमारे हालात हो जाएंगे, क्योंकि वहां भी ये जो इन्होंने हाइपर नेशनलिज्म का नारा चल रहा था, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उनको आपस में लड़ाया जा रहा था, और आज आपने देखा उसका क्या हाल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हमारे मुल्क में जो लोग, जो सरकार में बीजेपी, ये होश के नाखून लेगी। दे विल learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop stop going the way they are going. Stop this जो इस वक्त इन्होंने यहाँ कम्युनल टेंशंस, मेजॉरिटेरियनिज्म चला रखा है, उसको खत्म करेंगे। अब महबूबा ने तो कह दिया कि श्रीलंका जैसा हाल भारत का हो जाएगा, लेकिन या तो इस बात की गंभीरता को नहीं समझती या फिर उन्हें भारत और श्रीलंका का फर्क नहीं मालूम। सरकार के साथ विरोध हो सकता है, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन कोई देश के खिलाफ बोले ये ठीक नहीं है। इल्जाम अखिलेश यादव ने भी लगाए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत बर्बाद हो जाएगा, आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए नसीहत है, क्योंकि बीजेपी ही सबसे ज्यादा राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें, और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। अखिलेश यादव की अपनी राय है, बीजेपी के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन फैक्ट क्या है? तथ्य यह है कि देशद्रोह के कानून के मामले में बिहार सबसे आगे है, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है, बंगाल और केरल भी इसमें पीछे नहीं है। अब ये वो राज्य है जहां पर बिहार को छोड़ करके बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन आज इसी तरह विजय ने कहा कि वामपंथी दल तो पहले इस कानून के खिलाफ थे, अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर दे तो बेहतर होगा। हमारी मांग हर समय रही है कि धारा 124A को आप हटाइए। एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य में इस तरीके का कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कानून लाया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अपनी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए। इसका कोई जगह आज़ाद भारत के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया है। और इसीलिए ये जो तीनों कदम आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, हम समझते हैं कि सही रास्ते पे है। और हमारी यही उम्मीद है कि जब ये फिर सुनवाई शुरू होगी जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद,
वो उस समय सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अपनी रद्दी करे। इस कानून में बदलाव तो जरूरी है। इस कानून का किस कदर बेजा इस्तेमाल होता है, इसके एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस एमएलए शैलेश पांडे ने बिलासपुर के कलेक्टर के खिलाफ देशद्रोह के कानून में केस दर्ज करने की मांग की। वजह यह थी कि कलेक्टर साहब ने जिले में आयोजित छत्तीसगढ़ दिवस समारोह का न्योता एमएलए साहब को नहीं दिया था। दूसरा इंटरेस्टिंग केस दिल्ली का है। एक शख्स की ट्रेन छूट रही थी, उसने ट्रेन को लेट कराने के लिए बम की झूठी कॉल कर दी। ट्रेन लेट हो गई, पुलिस ने शख्स को पकड़ लिया और उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए इस कानून को बदलने की जरूरत तो है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बारे में कुछ बातें समझने की भी जरूरत है। पहला सवाल तो यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून पर रोक लगा दी है? क्या अब सेक्शन 124A के तहत कोई केस फाइल नहीं हो पाएगा? असल में सुप्रीम कोर्ट ने आज सेडिशन के कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई, सिर्फ इतना कहा कि उसे उम्मीद है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सेडिशन के बारे में समीक्षा न कर ले, पुनर्विचार न कर ले, तब तक कोई सरकार सेक्शन 124A का इस्तेमाल नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया था कि अगर कोई फ्रेश एफआईआर फाइल करता है जहां दूसरे सीरियस ऑफेंसेस के साथ सेडिशन का केस भी बनता है तो उसे अलाउ किया जाए। यह सुझाव कोर्ट ने मान लिया है। इसका मतलब यह भी है कि भीमा कोरेगांव का अर्बन नक्सल का केस हो या शर्जिल इमाम का केस हो, इन पर आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां दूसरे केसेस के साथ सेडिशन का केस है। पुनर्विचार होने तक इस कानून का बेजा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए होम मिनिस्ट्री राज्य सरकार को डायरेक्टिव देगी। इस सुझाव को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनियल कानून के खिलाफ सरकार के एफिडेविट को कई जगह कोट किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की राय साफ दिखाई दी। मोदी ने कहा था कि सेडिशन का कानून कॉलोनियल बैगेज है, अंग्रेजों के जमाने का दिया हुआ बोझ है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। आज सरकार के तरफ से अटॉर्नी जनरल ने नवनीत राणा के केस का एग्जाम्पल दिया था, जहां हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह का चार्ज लगाया गया था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स जो सरकार ने दिए, उन्हें कोर्ट ने कोट किया। और एक बार तो कोर्ट ने कपिल सिब्बल से यह भी कहा कि वो हवा में आर्गुमेंट न करें, सेडिशन के कानून को एक दिन में स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में राजद्रोह के इस कानून के खिलाफ एक लेक्चर दिया था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इस कानून को और सख्त बना दिया। लेकिन मोदी ने इस कानून पर पुनर्विचार और समीक्षा करने की बात कोर्ट के सामने रखी। मोदी सरकार ने कोर्ट से कहा कि सरकार इस कानून को रिकंसिडर और री एग्जामिन करना चाहती है। इससे आप मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। मोदी सरकार ने इस कानून के मिसयूज पर जो सवाल उठाए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि राजद्रोह के इस कानून की जब समीक्षा हो, जब इस पर फिर से विचार हो, तो यह सुनिश्चित हो कि अंग्रेजों का बनाया यह काला कानून खत्म हो जाएगा। बदला हुआ कानून ऐसा हो कि कोई भी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ राजद्रोह के कानून का बेजा इस्तेमाल न कर सके। देशद्रोह के कानून के मिसयूज का सबसे लेटेस्ट और सबसे फिट एग्जाम्पल नवनीत राणा का केस है। हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अदालत ने भी नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत देते वक्त दोनों के खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज होने पर हैरानी जताई थी। आज नवनीत राणा ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस काले कानून को खत्म करेगी। नवनीत राणा ने कहा कि जब पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी तो वो इस पर जरूर बोलेंगी, क्योंकि वो इस कानून के मिसयूज की भुक्तभोगी हैं। आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी तो उस पर ज़रूर खड़े होके, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भुगती हैं और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पर ज़रूर बोलेंगे। और एक चीज़ तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं
उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे है। और ये सरकार, मोदी जी सिर्फ ये सब चीजें हटा सकते हैं, पर हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है। हालांकि अदालत ने नवनीत राणा को इस केस में राहत दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार नवनीत राणा के पीछे अभी भी पड़ी हुई है। उस जमानत पर जेल से बाहर आए तो बीएमसी के अफसरों ने उन्हें घर में बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन का नोटिस दे दिया। 7 दिन में जवाब देने को कहा, वरना घर तोड़ने की कार्रवाई होगी। इस पर आज नवनीत राणा ने कहा उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे कितना गिरेंगे, किस हद तक नीचे जाएंगे। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक महिला से उद्धव ठाकरे कितना डर गए हैं। उनके खिलाफ पूरी सरकार और एजेंसियों को लगा दिया। जो मेरे फ्लैट के अगेंस्ट मुझे नोटिस दी है, आज ये मुझे लगता है वो फ्लैट में मुझे रहते हुए 7 वर्ष हो रहे हैं, 6 से 7 वर्ष हुए हैं। और वो बिल्डिंग, ना मैं बिल्डर हूँ, ना वो प्रॉपर्टी की मैं हेड हूँ या मालिक हूँ। किसी ने बनाई, मैंने खरीदी और मैं उस घर में रहती हूँ। ये सीधे से, और कई लोग, कई परिवार उस घर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने सडन ऑफ 124 लगाई, हम जेल के अंदर, तब वो नोटिस हमारे गेट के दरवाजे के बाहर लगा के जा रहे हैं। इंसानियत तो जिंदा ही नहीं रही है। और आपने ही परमिशन दी है ऑनर को, जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिन्होंने बनाया, बिल्डर को सब दिए, आज नोटिस लगा के गए हैं। मुझे ये उनसे एक प्रश्न पूछना है कि आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे? आपको ये लगता है कि घर का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे? आप बेघर भी कर देंगे। तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं, उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जो नोटिस दिए हैं लीगली, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। बीएमसी की टीम सिर्फ नवनीत राणा के घर नहीं पहुंची। मुंबई की कार्यकारी मेयर किशोरी पेडनेकर और शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे लीलावती हॉस्पिटल भी गई। बीएमसी ने लीलावती हॉस्पिटल को नोटिस देकर पूछा था कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचे। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लीलावती हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन की बात कही गई। इसके बाद हॉस्पिटल ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, कहा कि सिक्योरिटी स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, उसे सस्पेंड किया गया है। उसके बाद लीलावती हॉस्पिटल ने मेडिकल गाइडलाइंस का वायलेशन करने को लेकर नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये बात तो क्लियर है कि शिवसेना और सरकार के प्रेशर में नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर हुई। इसीलिए नवनीत राणा ने कहा कि बेहतर होता इस बहाने उद्धव ठाकरे खुद भी एक बार हॉस्पिटल का दौरा कराते, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भी नहीं गए। नवनीत राणा ने आज कहा कि उन्हें यह देखकर हंसी आती है कि हॉस्पिटल में जाकर एक कंपाउंडर और डॉक्टर से इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि वो क्या इलाज कर रहा है। अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज ऑल द राइट्स कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं। उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, बीएनसी का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए हैं, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट्स इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था, उस दिन भी था और आज भी है। और जो महिलाएं जाके वहाँ पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही हैं कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ। ये बात सही है कि बीएमसी की कार्यकारी मेयर एक जमाने में कंपाउंडर थी, उन्होंने डॉक्टर से सवाल किए। हालांकि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो बनाकर उसे वायरल करना गलत है। इसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी।
की कुठल्याही बाबतीत फोटोज काढणं हा काही कुठल्या नियमाचा फोटो निकालना ये नियम में नहीं है। फिर फोटो निकालकर उससे वायरल करना, उस पर चर्चा करना या राजनीति करना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उसकी जांच करेंगे। फोटो किसने निकाला? अस्पताल के किसी शख्स ने, राणा दंपत्ति से जुड़े किसी आदमी ने, या उन्होंने खुद किया? जांच के बाद जो उचित होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। लीलावती मैनेजमेंट से भी इस बारे में बात करेंगे। काय विषय आहे त्याची माहिती घेऊया आणि मग आमतौर पर जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर किसी हॉस्पिटल में जाता है, मरीजों को देखने जाता है, तो उनके साथ कैमरे होते हैं, उसकी तस्वीरें सबके सामने आती हैं। शिवसेना के कितने नेताओं की तस्वीरें हैं हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देखते हुए? तो क्या उन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? आज रवि राणा ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को सुलेमानी सेना बना दिया है। शिवसेना में जो शकुनी बैठा है वो शिवसेना को डुबो देगा। पूछा गया शकुनी कौन है, तो नवनीत राणा ने कहा कि वो राज्यसभा मेंबर है। उनका इशारा संजय राउत की तरफ था। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना स्थापन की थी और उद्धव ठाकरे जी ने सुलेमान सेना बना दिया उसको। ये महाविकास आघाड़ी के विचारों पे अंग्रेजों के कायदों का पालन करके सुलेमान सेना बनाने का काम किया है। और उसी सरकार के अंदर उद्धव ठाकरे जी के साथ एक शकुनी मामा है, जो शकुनी मामा सही मायने में उद्धव ठाकरे जी को पूरा ले डूबने वाला है। और इसके लिए मुझे डूबने वाला है, डूबने की सांस वो भी निकल जाएगी। मुझे लगता है कि जो स्थिति आज राज्यसभा शिवसेना की महाराष्ट्र में है, आने वाले परिस्थिति में शिवसेना के टिकट मांगने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति शिवसेना की होगी। नवनीत राणा के साथ जो हो रहा है वो सरासर बदले की कार्रवाई है। उद्धव ठाकरे नवनीत राणा के जरिए सबको यह बताना चाहते हैं कि मातोश्री को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है। और एक बार जब शिवसेना को यह पता चल जाए कि उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर कितने नाराज हैं, उनका रुख क्या है, तो फिर सब अपनी अपनी लॉयल्टी दिखाने में लग जाते हैं। बीएमसी मकान तोड़े या हॉस्पिटल एफआईआर फाइल करे या फिर 20 फीट जमीन में नीचे गाड़ दिए जाने जैसे बयान दी जाए, यह सब उद्धव ठाकरे के प्रति वफादारी साबित करने की कोशिश है, अपने नंबर बनाने की कोशिश है। लेकिन नंबर बनाते बनाते शिवसेना के लोग भूल रहे हैं कि इन सब बातों का शिवसेना को नुकसान होगा और नवनीत राणा को फायदा होगा। महाराष्ट्र में आज दो और बड़े सियासी डेवलपमेंट भी हुए। राज ठाकरे के सबसे करीबी बाला नंदगांवकर की होम मिनिस्टर और एनसीपी के नेता दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात हुई और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस की पीठ में छुरा फूंक रही है। तो पहले तो आपको बता दूं कि बाला नंदगांवकर दिलीप वलसे पाटिल से क्यों मिले। असल में बाला नंदगांवकर का कहना है कि राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके पास एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें लिखा है कि अजान और लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम बंद करो वरना तुम्हें मार देंगे, और राज ठाकरे को भी नहीं छोड़ेंगे। बाला नंदगांवकर ने यह धमकी भरी चिट्ठी मुंबई पुलिस को सौंपी है। इसकी जांच शुरू हो गई है और इसके बाद राज ठाकरे के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाला नंदगांवकर ने दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात के बाद कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सरकार से राज ठाकरे की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है और सरकार को बता दिया अगर राज ठाकरे को खरोच भी आई तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। उसमें लिखा है कि ये अजान के बारे में आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आप तुरंत बंद करो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। आप राज ठाकरे का बाजूबंद बन के घूम रहे हो, आपको तो छोड़ेंगे नहीं, राज ठाकरे भी मार डालेंगे। मैंने कहा है कि राज ठाकरे साहब के बाल को भी धक्का लगेगा तो पूरे महाराष्ट्र में अंगार लग जाएगा, इतना मैं कहता हूँ। उसका राज्य सरकार के पास मैं उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उनके कुटुंब को सिक्योरिटी देनी चाहिए, ना कि राज्य सरकार के पास मैंने मांग की है, मैंने केंद्र सरकार के पास भी मांग की है। अब बाला नंदगांवकर का दावा तो है कि वो राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर, सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर दिलीप वलसे पाटिल से मिले क्योंकि वो होम मिनिस्टर है। लेकिन चर्चा दूसरी शुरू हो गई। अटकलें ये लग रही हैं कि पर्दे के पीछे कुछ सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही, और इस चर्चा को नाना पटोले के बयान से और हवा मिली।
नाना पटोले का इल्जाम है कि एनसीपी महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचा रही है। एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही है। राजकीय लेवल पर हम जो देख रहे हैं कि भिवंडी में हमारे 19 महानगर पालिका के सदस्य राष्ट्रवादी अपने पार्टी में लेकर उनको एक बड़ा विश्वासघात राष्ट्रवादी ने उस समय भी किया था। भंडारा गोंदिया में भी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में राष्ट्रवादी डायरेक्ट बीजेपी से अलायंस कर वहाँ पे अगर सत्ता बनाना चाहती है तो हमें तकलीफ नहीं, लेकिन जब सरकार में जिस उद्देश्य से, क्योंकि इन लोगों ने तो कोशिश की थी, पैट में जाकर राष्ट्रवादी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी अंधेरे में, बाद में 80 घंटे में वो सरकार गिरने के बाद हमारी नेता सोनिया जी गांधी के पास जाकर इन लोगों ने सरकार बनाने का ये बात की। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी नेता सोनिया जी ने भूमिका रखी थी। उस बात को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था और आज वो बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ सत्ता में शामिल होना चाहते। तो हमें कांग्रेस को कोई विरोध नहीं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम सत्ता की नहीं। लेकिन इस तरह से विश्वासघात की राजनीति अगर राष्ट्रवादी करती है तो कांग्रेस इसके लिए विचार करे। मैंने उनके जो स्टेट लेवल के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, मैंने उनसे बात किया था, लेकिन उनका जवाब ही अलायंस के बारे में नहीं आया। तो बिल्कुल मैं अपने हाईकमांड से बात करूंगा, उस लेवल पे वो बात होगी। नाना पटोले की फितरत है, जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं। वो पहले भी इस तरह की बातें कह चुके हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, महाविकास आघाड़ी स्टेट के लेवल पर है, लेकिन जिला स्तर पर पार्टी लोकल कंडीशंस के हिसाब से रणनीति बनाती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो हर जिले में अभी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शंस होंगे, कहीं हमारे तीनों पार्टी इकट्ठा आ सकते हैं, लेकिन वहाँ लोकली अगर बहुत एक दूसरे से अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी की अगर जमती नहीं होगी तो उस समस्या के ऊपर पहले से हल निकालने की आवश्यकता थी। लेकिन इसके बारे में नाना पटोले जो आज कह रहे हैं वो एक जिले में हुई घटना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में ये ऐसा हो सकता है। आज राजस्थान से एक बार फिर बुरी खबर आई है। देर रात एक हिंदू नौजवान की सरेआम हत्या हो गई। हत्या करने वाले आरोपी मुसलमान है। मैंने हिंदू और मुसलमान इसलिए कहा क्योंकि इसी वजह से कल रात से भीलवाड़ा में कम्युनल टेंशन है। इंटरनेट बंद करना पड़ा है, भारी पुलिस तैनात है। इस हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद की कॉल दी है, इसलिए आज भीलवाड़ा में सारे बाजार बंद रहे। हिंदू संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। असल में आदर्श तापड़िया नाम के 22 साल के लड़के की कल रात कुछ मुस्लिम लड़कों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। जैसे ही भीलवाड़ा में आदर्श के मर्डर की खबर फैली, लोग वहां जुटने लगे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करा दिया। आदर्श हिंदू युवा जागरण मंच का एक्टिव मेंबर था, इसलिए हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए। जो ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है उसमें हजारों की तादाद में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद से और साथ ही साथ तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सामने वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज की घटना जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से उस युवक की चाकू गोद कर हत्या की गई, चाकू पीठ में घोंपा गया है और उसके बाद समुदाय विशेष का एक नाम आया है। इससे पहले भी भीलवाड़ा में पिछले हफ्ते में भी एक घटना हुई थी जिसमें तनाव का माहौल हो गया था। करबला में एक युवक की पीटा गया था और उसकी गाड़ियों को जलाया गया था, उसके बाद तनाव का माहौल हो गया था। और एक हफ्ते में ये भीलवाड़ा में दूसरी घटना है जिसके बाद लोगों में नाराजगी बहुत है। सबसे ज्यादा नाराजगी हिंदू संगठन में है और लोगों ने आरोप लगाया है कि हिंदू संगठन के लोगों को खासतौर पे टारगेट किया जा रहा है। स्थानीय विधायक विठल अवस्थी ने भी इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए ये कहा है कि जिहादी मानसिकता और पीएफआई के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और अगर प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ पाता है तो विरोध प्रदर्शन इससे ज्यादा उग्र होगा। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता भीलवाड़ा में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 3 लड़कों को हिरासत में लिया है और तीनों नाबालिग हैं। आदर्श के परिवार वालों का इल्जाम है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
असली हत्यारों को जानबूझकर नहीं पकड़ा गया है। मनीष ने भीलवाड़ा में आदर्श की मां से बात की। उनका कहना था कि आदर्श की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। मुस्लिम समाज के कुछ लोग उनके छोटे छोटे बेटे मयंक को परेशान करते थे। इसी को लेकर आदर्श ने मुस्लिम लड़कों से बात की थी। इसके अलावा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आदर्श के छोटे भाई हनी को और आदर्श दोपहर 4 बजे कहीं से घूम के आ रहे थे वाटर पार्क से। तो हनी को वो लड़के ने पहले कुछ बोला था, तो हनी ने बोला भैया ये लड़का मुझे रोज़ परेशान करता है। वो लड़का परेशान करता है तो आदर्श ने उसको बोला तू मेरे भाई को रोज़ परेशान क्यों करता है, ऐसे उल्लेना दिया उसको। तो जो उसने बोला जा मैं तेरे को भी देख लूँगा। फिर मेरे बेटे मयंक ने उसका नंबर निकाल के कहीं से उसको फ़ोन किया, उसको और उसके चाचा को, कि भाई आपका बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो उसके चाचा ने बोला हम समझा देंगे उसको, और मेरे बेटे ने उससे सॉरी मांग ली, मयंक ने, बीच वाले ने। फिर आदर्श शाम को लगभग 10:30 बजे खाना खा के घूमने के लिए गया। घूमने गया तो शायद उसे घेर के और मार दिया आदर्श को। कोई रंजिश नहीं है भैया, रंजिश कैसे होगी? वो तो समुदाय विशेषज्ञ के लोग थे। क्यों टारगेट किया फिर आदर्श को? मुझे क्या पता भैया, सिर्फ एक उल्लेना के कारण कोई किसी को मार सकता है क्या? कोई किसी उल्लेना के कारण किसी को मार सकता है क्या? क्या बात हुई जो आदर्श को टारगेट बनाया उन लोगों ने? इस मां का दुख समझा जा सकता है। परिवार वालों का कहना है कि आदर्श की हत्या उसके भाई की आंखों के सामने हुई। भाई ने पुलिस के हत्यारों के नाम भी बताए हैं, लेकिन पुलिस ने उन लोगों के बजाय दूसरे नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया। मैं मेरी सिस्टर के घर पे बैठा हुआ था और आदर्श भी बैठा हुआ था। आदर्श ने बोला मामा मैं अपने दोस्तों से मिलके आ रहा हूँ। तो मिलने गया तो इतने में हमारे को 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि भाई भांजे की लड़ाई हो रही है। हम गए तो इतने में ये 6-7 जने थे, हम भी 3-4 जने गए थे। तो हमारे को देख के वो भगे, जिसमें से 4 जने थे। चारों को पहचानता हूँ मैं, और यानी चाकू मारने वाला 2 तो बड़े थे और 2 छोटे। 4 कौन थे, कुछ नाम वगैरह जानते? एक का तो नाम है टोनी, एक का इब्राहिम, और 2 के नाम अजीब से मेरे को याद नहीं है अभी। कहाँ के रहने वाले? ये हुसैन कॉलोनी के ही हैं। हुसैन कॉलोनी। क्या पुरानी रंजिश थी? पुरानी कोई रंजिश नहीं है। किस बात? मेरे छोटे भांजे से कोई किराने की दुकान पे तू में हुए होगी कुछ बात पे, पर इतनी सी बात थी, कोई रंजिश नहीं है। आदर्श के परिवार वाले हत्यारों के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार न करने की बात पर अड़े थे। हालांकि शाम को प्रशासन ने जब न्याय का भरोसा दिया, परिवार वालों की मदद करने की बात कही, तो आदर्श के परिवार वाले मान गए और पोस्टमार्टम के बाद आदर्श का अंतिम संस्कार कर दिया गया। समझौता जो परिवार की मांग थी उसके अनुसार हुआ है, और परिवार ने मांग की थी एक तो मुआवजा देने की, वो मुआवजा पूरा इन्होंने स्वीकार कर लिया है। दूसरा मांग थी इनके सरकारी नौकरी की या किसी तरह का जॉब देने की, तो कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मैं प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को भेज दूंगा, और उसके बाद जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक इसको प्राइवेट जॉब में एडजस्ट किया जाएगा। तीसरी मांग थी, प्रमुख मांग ये थी कि जो हत्यारे हैं उनको तत्काल सबको गिरफ्तार किया जाए, और इसके पीछे जो षड्यंत्र है ये लगातार नाबालिग लोगों के द्वारा भिलवाड़ा में घटनाएं की जा रही है एक ही एरिया में, और ये बिना किसी आका के पीठ पे हाथ होने के अलावा नहीं हो सकती ऐसी घटनाएं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ा एक जिहादी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का खुला होना बहुत आवश्यक है। हाल के दिनों में राजस्थान में इस तरह के कई विवाद हो चुके हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार कम्युनल टेंशन की खबरें आ रही हैं। इसीलिए बीजेपी ने इसे अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के हनुमानगढ़ में थे। नड्डा ने अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया। नड्डा ने कहा कि गहलोत जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, जनता देख रही है और चुनाव में गहलोत को इसका जवाब देगी। ये अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाई। आप बताइए करौली की घटना घटी कि नहीं घटी?
आप बताइए जोधपुर में घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए जयपुर में तनाव हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? गुलदस्ते ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये हाल ला करके अशोक गहलोत ने खड़ा कर दिया। आप ऐसी सरकार को रहने देंगे क्या? रहने देंगे क्या? रहने देना चाहिए क्या? केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रियों को जो दिक्कत हो रही है उसकी जो खबर मैंने आपको दिखाई थी, वहां पर भीड़ की जो तस्वीरें मैंने दिखाई थी, उसका असर हुआ है। सरकार ने नियम बदले हैं। अब अगर आप चार धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां होटल को बुक कराना होगा, ठहरने का इंतजाम करना होगा। इसके बाद सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ही आप चार धाम की यात्रा पर जा सकेंगे। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आप पहुंचे तो उत्तराखंड सरकार आपको वापस भेज देगी। यात्रियों की भीड़ देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चार धाम की यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में रोज पहुंचने वाले 30 यात्रियों की लिमिट बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह बताया कि हर धाम में रोजाना अब 1000 से ज्यादा तीर्थयात्री जा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। 1000 यात्रियों को संख्या को बढ़ाते हुए प्रत्येक धाम में एक संख्या हमने निर्धारित कर दी है। बद्रीनाथ धाम में 16,000, पहले 15,000 होती थी। केदारनाथ धाम में 12,000 होती थी, उसको 13,000 किया है। गंगोत्री धाम में 7,000 पहले होती थी, 8,000 किया है। यमुनोत्री धाम में 4,000 होती थी, अब 5,000 किया है। हम सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक उनको ऊपर से क्लियरेंस न मिल जाए तब तक वो यात्रा को आगे न बढ़ाएं। अब सरकार जो कदम आज उठाएगी इसका असर तो कई दिन बाद दिखाई पड़ेगा। इस समय हालत खराब है। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। यात्रा मार्ग पर जाम लगा हुआ है। सरकारी इंतजामात आज भी कम पड़ रहे हैं। लोगों को न रुकने की जगह मिल रही है, न बीमारों को इलाज मिल पा रहा है। इसीलिए अब सख्ती शुरू की है। पुलिस ने ऐसे कई चेक पॉइंट बनाए हैं जहां तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। चार धाम के रास्ते में भीड़ ना हो, पार्किंग स्पेस को लेकर दिक्कत ना हो, इसे लेकर भी उत्तराखंड की सरकार ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस ने ऐसे कई चेक पॉइंट बना दिए हैं जहां तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। जिन लोगों के पास में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हमारे द्वारा ये कदम उठाए गए हैं कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश के ऊपर भद्रकाली और तपोवन में जो गंगोत्री जमुनोत्री लोग जा रहे हैं उनके लिए भद्रकाली, और बद्रीनाथ केदारनाथ जी जो जा रहे हैं उनके लिए तपोवन में हमने एक पुलिस चेकिंग व्यवस्था कर दी है, जिससे कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग ऊपर न जा सके। जो भी यात्री जाता है समुचित प्रॉपर लाइन लगा करके वो दर्शन करेगा और किसी तरह की व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी, ये हमने सुनिश्चित किया है। इसी तरह से पार्किंग में भी हमने यही सुनिश्चित किया है। सब जगह प्रॉपर ट्रैफिक प्लान को प्लेस में डाला है, कहीं भी यात्रियों को लंबे जाम फेस ना करने पड़े। ये अच्छी बात है। एक खबर हमने दिखाई, एक सवाल हमने उठाया, सरकार पर असर हुआ, नए इंतजाम किए जा रहे हैं। अब अगर आपको चार धाम की यात्रा पर जाना है तो चार धाम यात्रा ई पास रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2022 पर जाइए। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो भरकर ही आप चार धाम जा सकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।